रामपुर नाम के एक गांव में भोलू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी रितु और अपने 2 बच्चों के साथ रहता था। भोलू के दिन रात खेत में पसीना बहाने के बाद भी उन्हें 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ जाते थे। सेठ धनी राम का भोलू पर कर्ज बढ़ता ही चला जा रहा था और गरीबी ने भोलू को चारों ओर से घेर लिया था। रितु, बस अब मुझसे और नहीं होता। मेरी हिम्मत टूट रही है। पूरा दिन खेत में काम करने के बाद भी कुछ नसीब नहीं होता और मजदूरी करने जाऊं तो काम नहीं मिलता। हमें ठीक से 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही। बेचारे बच्चों को भी भूखा ही सोना पड़ रहा है। ए जी, तुम घबराओ मत। भगवान ने हमें हाथ पैर दिए हैं। हम मेहनत करके कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं ना। पर करें क्या भाग्यवान? कुछ रास्ता भी तो नजर नहीं आ रहा। आप चिंता मत करो, तुम कल में कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल। अगली सुबह रितु गांव के मंदिर की ओर गई। वहां पर उसने एक साधु बाबा जी को देखा जो बहुत ज्ञानी और शांत स्वभाव के लग रहे थे। रितु उनके पास जाती है और अपनी परेशानी उन्हें बताती है। बाबा, हम बहुत गरीब हैं। हम दिन रात बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नसीब नहीं होती। बाबा जी, अब आप ही हमें कोई सही रास्ता दिखाइए। बेटी, तुम चिंता मत करो। जी जान से करी गई मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती, लेकिन सही दिशा में की गई मेहनत ही अच्छा फल देती है। तुम अपने पति के साथ मिलकर खूब मेहनत करो। भगवान तुम्हें एक न एक दिन फल जरूर देगा। पर बाबा, हमारे पास काम करने के लिए कोई साधन भी तो नहीं है। फिर साधु बाबा अपनी झोली में से एक रस्सा निकालकर पास बंधे एक बैल की ओर इशारा करते हुए बोले, बेटा, अब ये बैल तुम्हारा हुआ। बाबा जी, पर हम इस बैल का क्या करेंगे? इसे कोई मामूली बैल मत समझना। ये अपनी हद से ज्यादा काम कर सकता है। ये तुम्हारी तकदीर बदल सकता है। तुम इस बैल से जो चाहो वो काम करवा सकते हो। ये कभी नहीं थकता। बाबा जी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपका किस प्रकार से शुक्रिया अदा करूं। फिर रितु उस बैल को लेकर अपने घर आ जाती है। अरे भाग्यवान, ये बैल तुम्हें किसने दिया? ये बैल हमें साधु बाबा जी ने दिया और कहा है कि इससे जितना चाहो उतना काम करवा सकते हो। ये कभी नहीं थकता। बस काम सही दिशा में किया जाना चाहिए, फल तभी मिलेगा। पर भाग्यवान, हम इस बैल का करें कि क्या? इससे हम इस बैल से लोगों की बजर जमीन जोत कर अच्छा धन कमा सकते हैं। भोलू को रितु का ये विचार अच्छा लगा और अगले ही दिन भोलू ने लोगों की बजर जमीन जोतनी शुरू कर दी। भोलू लोगों के एक के बाद एक खेत जोतते जा रहा था। इस समय भोलू के सिर पर मेहनत की धून सवार थी। गर्मियों का मौसम था और धूप भी बहुत तेज थी। भोलू आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसकी पत्नी उसके लिए भोजन लेकर आ जाती है। ए जी, आप सुबह लगातार काम कर रहे हैं, अब रहने दीजिए ना। धूप बहुत तेज हो रही है, वरना आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। फिर वो भोलू के लिए भोजन परोस देती है। भोलू खाना खाकर थोड़ी देर आराम करता है और फिर से अपने काम पर लग जाता है। पूरा दिन भोलू इसी तरह अपने काम पर जुटा रहता है। काम खत्म होने के बाद भोलू की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। टीना और भोलू की मेहनत रंग लाने लगी थी। इस बैल की मदद से उन्हें अच्छा खासा मुनाफा होने लगा था। अब उनके खाने पीने की परेशानी भी खत्म हो चुकी थी। अब उनके घर में रोज चूल्हा जलने लगा था और बच्चों को भी पेट भर भोजन मिलने लगा था और धीरे धीरे वे अपनी कर्जा चुकाने की स्थिति में भी आ चुके थे। ये सब देखकर उसका लालची सेठ उससे जलने लगा था, क्योंकि वो सोच रहा था अगर इसी तरह भोलू ने धीरे धीरे मेरा सारा कर्जा चुका दिया तो उसे ब्याज से मिलने वाला फायदा नहीं मिलेगा। वो नहीं चाहता था कि कोई भी व्यक्ति जल्दी से उसका कर्ज चुका दे, क्योंकि सेठ धनीराम उन गरीबों से हर महीने ब्याज वसूलता था। भोलू दिन प्रतिदिन इतना अमीर कैसे होता चला जा रहा है? जल्द से जल्द पता लगाऊं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये भोलू मेरा सारा कर्ज बहुत जल्द ही चुका देगा। फिर मैं उससे कर्ज कैसे वसूलूंगा? मालिक, अब हम क्या करें, आप ही बताइए। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे इस भोलू का सारा धन ही चौपट हो जाए और ये फिर से मेरे कर्ज में डूब जाए। पर मालिक, हम कुछ नहीं कर सकते। वो तो रोज लोगों की जमीन जोतकर अपनी मेहनत से अच्छा खासा धन कमा रहा है। पर उसकी कमाई का मेन साधन क्या है?
मालिक, उसका बैल, जिससे जितनी भी जमीन जुतवा लो परंतु वो थकता ही नहीं है। अगर उसका बैल ही नहीं रहेगा तो वो लोगों की जमीन कहाँ से जोतेगा? तो आप कहना चाहते हो कि हम उसका बैल ही चुरा लें? बिल्कुल सही समझे, और ये काम तुम्हें रात के अंधेरे में करना होगा, जब वे दोनों गहरी नींदों में सोए होंगे।